हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आपके कुशल मंगल होने की कामना करता हूं। मैं डॉक्टर अनुराग एक बार फिर से स्वागत कर रहा हूं आपको अपने चैनल केडो केयर में। आज का हमारा टॉपिक बहुत ही कॉमन एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने इस टॉपिक को कॉमन इसलिए बोला है क्योंकि आपने देखा होगा पिछले कुछ दिनों में, कुछ हफ्तों में डेंगू के केसेस किस तरीके से मार्केट में बढ़ रहा है। हर क्लिनिक पे, नर्सिंग होम्स में, हॉस्पिटल्स में, बिग कॉर्पोरेट्स में, हर जगह केवल एंड केवल डेंगू के केसेस ही भरे पड़े हुए हैं। चाहे वो वार्ड हो, वो प्राइवेट वार्ड हो, वो सेमी प्राइवेट वार्ड हो, इवन आईसीयू में भी आप देखोगे तो डेंगू के केसेस ही भरे पड़े हुए हैं। इसलिए मैंने बोला कि आज बहुत ही कॉमन डिजीज पे हम लोग बात करने जा रहे हैं। दूसरी बात, ये इंटरेस्टिंग क्यों है? ये इंटरेस्टिंग इसलिए है क्योंकि ये एक ऐसी कंडीशन है जहां पे हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ती है। यस, जिसको पीला खून भी बोलते हैं, येलो ब्लड भी कहा जाता है। तो चूंकि इसमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की जरूरत पड़ती है, पेशेंट्स का हमेशा ये क्वेरी आता है कि आखिर प्लेटलेट आप क्यों नहीं ट्रांसफ्यूज कर रहे हो। मेरे पेशेंट का प्लेटलेट आज 50,000 हो गया है, 40,000 हो गया है, फिर भी आप क्यों खड़े हो, आप क्यों देख रहे हो, आप क्यों इंतजार कर रहे हो कि प्लेटलेट और कम आए, कम आने के बाद ही आप प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज करोगे, या मेरे मरीज में और कुछ कॉम्प्लिकेशन हो जाए, उससे ब्लीडिंग होने लगे, तभी आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करोगे। आखिर क्यों नहीं आप 40,000 पे ही प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर दे रहे हो? तो इसलिए ये इंटरेस्टिंग भी है। प्लस आप ब्लड बैंक में जरा जाकर देखो, एक बार झांक कर देखो किस तरीके की वहां पे लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं, लाइंस लगी हुई हैं। वो ब्लड बैंक जहां पे पहले कभी कोई 1, 2 या 4 पेशेंट्स आते थे, उनके रिलेटिव्स आते थे, अपने ब्लड को डोनेट करते थे एंड ब्लड लेकर जाते थे, आज उनके पास इतना स्ट्रेस है, वो इतने प्रेशर में जी रहे हैं, उनके पास इतनी लंबी लंबी कतारें हैं, उनको ब्लड डिस्पेंस करने में प्रॉब्लम आ रहा है। इसलिए मैंने आज आपको बोला ये कॉमन भी है एंड इंटरेस्टिंग भी है। तो इन सभी सवालों का जवाब जानने के लिए बने रहे हमारे साथ, देखिए इस वीडियो को पूरा, ताकि अंत होते होते आपको भी आइडिया लग जाए कि आखिर प्लेटलेट कब ट्रांसफ्यूज करना है डेंगू केसेस में, एंड क्यों प्लेटलेट एक हायर लेवल पे ट्रांसफ्यूज नहीं करना चाहिए। एंड तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये है कि कौन सा प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करना है, या यूं कहें मार्केट में कितने तरीके की प्लेटलेट अवेलेबल है। एंड अपने नए व्यूअर्स को तो मैं हर बार की तरह बोलूंगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको भी डे टू डे एंड टाइम टू टाइम इसी तरीके की अपडेट्स मिलती रहे। डेंगू एंड प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन। सबसे पहले तो मैं आपको यह क्लियर कर दूं कि आखिर डेंगू फीवर में क्यों प्लेटलेट कम हो जाता है, क्यों थ्रोम्बोसाइटोपिनिया देखने को मिलता है हमें डेंगू के केसेस में। तो जनरली आप देखो डेंगू के केसेस में ये दोनों तरीके से प्रहार करता है आपके बॉडी के ऊपर। पहला, जहां पे प्लेटलेट बन रहा है, एंड दूसरा, जब ये बॉडी के सर्कुलेशन में जा चुका होता है प्लेटलेट, वहां पे। तो बनता कहां पे है? ये बोन मैरो में बनता है। तो डेंगू इन्फेक्शन में क्या होता है, बोन मैरो सप्रेशन हो जाता है। तो एक बोन मैरो की अपनी जो कैपेबिलिटी है, जिसके हिसाब से वो प्लेटलेट को प्रोड्यूस करती है, वो कैपेबिलिटी इसकी कम कर देता है ये इन्फेक्शन, जिसके वजह से प्लेटलेट का प्रोडक्शन थोड़ा धीमा हो जाता है। तो जितनी गति से बननी चाहिए थी प्लेटलेट, उस गति से प्लेटलेट नहीं बन पाती है, तो प्लेटलेट का लेवल हो जाता है कम। तो ये था पहला वॉर। अब दूसरा वॉर ये करता है सर्कुलेशन में। सर्कुलेशन में ऑलरेडी जो प्लेटलेट्स घूम रहे हैं आपके बॉडी के वेसल्स में, वहां पे ये डेंगू इन्फेक्शन, जिसको DENV भी बोलते हैं, दैट इज डेंगू वायरस, ये जाकर प्लेटलेट पे चिपक जाता है एंड चिपकने के बाद इस प्लेटलेट को डिस्ट्रॉय कर देता है। दूसरा थ्योरी ये कहता है कि कुछ एंटीबॉडीज बन जाता है आपके बॉडी के अंदर, एंड ये एंटीबॉडीज ऑटो एंटीबॉडीज कहलाता है। क्यों? क्योंकि ये आपके अपने सेल्स को ही फॉरेन मान लेता है। ऑटो एंटीबॉडीज कहने का मतलब होता है कि वो आपके सेल्स को आपका नहीं समझता है, उसे ऐसा लगता है ये कोई फॉरेन मटेरियल है, तो ये उस प्लेटलेट को फॉरेनर मान लेता है एंड इस प्लेटलेट को ही डिस्ट्रॉय करने लगता है। तो कुल मिलाकर यही दो बातें थी। प्लेटलेट जहां से बन रहा है वहां पे बन नहीं पाया, एंड चूंकि बनकर जा चुका है सर्कुलेशन में, तो सर्कुलेशन में भी ये डिस्ट्रॉय हो गया। तो ये कुछ कारण है थ्रोम्बोसाइटोपिनिया होने का। अब हम लोग आते हैं अपने मेजर मुद्दे पे कि क्या है मुद्दा। सबसे पहला कि प्लेटलेट कब ट्रांसफ्यूज करना है, दूसरा हायर लेवल पे प्लेटलेट क्यों नहीं ट्रांसफ्यूज करना है, एंड तीसरा कौन कौन सा प्लेटलेट अवेलेबल है मार्केट में। तो सबसे पहला मुद्दा है प्रोटोकॉल। में आपको बता रहा हूं कि कब प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज करना है। तो प्रोटोकॉल कहती है
पहले कैटेगरी में वो पेशेंट्स आते हैं जिनका प्लेटलेट लेवल 50,000 से नीचे है, लेकिन उनमें एक्टिवली ब्लीड हो रहा है, मिकोजल ब्लीड हो रहा है। तो एक्टिव ब्लीडिंग का कहने का मतलब है कि कहीं ना कहीं से बॉडी के साइड से ब्लीडिंग हो रही है। नाक से हो सकता है, मुंह से, गम्स से हो सकता है, मसूड़े से हो सकता है, थ्रोट से हो सकता है। थोड़े अंदर चलें, अगर बच्चे ने वॉमिट किया है, पेशेंट ने वॉमिट किया है, तो वॉमिट में भी ब्लड आ सकता है। अगर आपके पेशेंट को बहुत ज़्यादा खांसी हो रही है तो कभी कभी क्या होता है, खांसते भी ब्लड आ जाता है। कभी यूरिन करने गया है तो पेशाब में ब्लड दिखने लगता है, मोशन पास करने गया है तो स्टूल में ब्लड आ जाता है। कभी आपने अगर निडल से ब्लड टेस्ट करने के लिए प्रिक किया है, या कभी आपने अगर उनको कैनला लगाया है, तो आपने देखा है कि एक्सेसिव प्रिकिंग साइड से ब्लड निकलने लगता है। आप उसको बहुत रोकने की कोशिश कर रहे हो, फिर भी वो रुक नहीं पा रहा है। तो ये सारे कुछ कंडीशंस हैं जहां पे 50,000 प्लेटलेट होने के बावजूद हमें प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। यहीं देखते हैं हमारा प्रोटोकॉल दूसरे कंडीशन में क्या कहता है। उन पेशेंट्स में जहां पे प्लेटलेट का वैल्यू 20,000 से नीचे गिर गया है, यस, आपने बिल्कुल करेक्ट सुना है, अगर 20,000 से नीचे आपका वैल्यू आ गया है, इस कंडीशन में आपको प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज करने की ज़रूरत पड़ती है। बट कुछ जगहों पे आपने देखा होगा एंड सुना होगा कि कुछ लोग वेट करते हैं 10,000 तक प्लेटलेट के गिरने का। तो ठीक है, ये हॉस्पिटल टू हॉस्पिटल, डॉक्टर टू डॉक्टर, क्लिनिशियन टू क्लिनिशियन वैरी भी करता है। बहुत जगह पे हमें पेशेंट की स्थिति को भी देखना होता है, इसके कंडीशन को भी अंदाज़ा लगाना होता है कि बच्चा, पेशेंट आपका स्टेबल है या नहीं है। हाँ, अगर पेशेंट आपका बहुत ही स्टेबल है, कोई वाइटल्स में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ब्लड प्रेशर मेंटेन्ड है, पल्सेस बिल्कुल नॉर्मल है, रेस्पिरेशन आपकी नॉर्मल है, तो वहाँ पे आप वेट भी कर सकते हो 10,000 तक। लेकिन जहाँ आपको लग रहा है कि कहीं ना कहीं हीमोडायनेमिकली अनस्टेबल है आपका पेशेंट, वहाँ पे हमें 20,000 पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर देना चाहिए। अब जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है पेरेंट्स का, पेशेंट्स का ये कहना कि डॉक्टर साहब आखिर आप क्यों वेट कर रहे हो, मेरा प्लेटलेट ऑलरेडी 40,000 हो चुका है, आप क्यों वेट कर रहे हो इसको 20,000 तक का, आप 40,000 पे ही ट्रांसफ्यूज करो एंड मामला खत्म करो। इनके लिए मैं बोलना चाहता हूँ कि देखिए, अगर आपने 40,000 पे प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज किया है तो ये पहली बात तो प्रोफाइलैक्टिक प्लेटलेट ट्रांसफ्यूजन कहलाएगा। मीन्स आप ब्लीडिंग को बचाने के लिए इसमें प्लेटलेट डाल रहे हो। लेकिन ओवरऑल विथ टाइम जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, जितने भी पेपर्स हैं, जितने भी जर्नल्स हैं, आज तक किसी भी रिसर्च में ये निकल कर नहीं आया है कि आप हाइयर लेवल पे प्लेटलेट अगर प्रोफाइलैक्टिकली ट्रांसफ्यूज कर दोगे तो उसका प्लेटलेट वैल्यू नहीं गिरेगा, उसको ब्लीडिंग नहीं होगा। ऐसा नहीं है। इसलिए जब कभी 20,000 आता है प्लेटलेट, तभी प्लेटलेट को ट्रांसफ्यूज करना चाहिए, क्योंकि ये ब्लीडिंग को बचाता है। आपने 40,000 पे किया है तो ब्लीडिंग को नहीं बचा पाएगा। पहली बात ये थी। एंड दूसरी बात जो इससे भी इंपॉर्टेंट बातें हैं वो है ये है कि जब आप प्लेटलेट ट्रांसफ्यूज कर रहे हो बॉडी में, तो ऑफ कोर्स आप इसके ब्लड वॉल्यूम को भी तो इंक्रीज कर रहे हो। आप बच्चे पे, पेशेंट पे एक फ्लूइड ओवरलोड का एक कंडीशन ला रहे हो। और अगर डेंगू में फ्लूइड ओवरलोड होता है तो यहाँ पे प्लाज्मा लीकेज आ जाएगा एंड आपके चेहरे पे, सर पे, पैरों पे, हाथ पे, पेट में, हर जगह पे सूजन आ जाएगा, प्लस लंग्स में पानी भर जाएगा, पेरिटोनियम में पानी भर जाएगा। इसलिए इसको बोलते हैं एक सेरोसाइटिस का कंडीशन आ जाता है ऐसे में। इसलिए हमें ध्यान रखना होता है, हमें प्लेटलेट हाइयर लेवल पे ट्रांसफ्यूज नहीं करना होता है। अब आते हैं हम लोग अपने तीसरे फैक्ट पे। तीसरी बात ये थी कि कौन कौन सा प्लेटलेट अवेलेबल है मार्केट में, आपको कौन सा प्लेटलेट लेने जाना होता है। तो जनरली दो टाइप का प्लेटलेट अवेलेबल होता है, आरडीपीसी, एसडीपीसी। आरडीपीसी का मतलब है रैंडम डोनर प्लेटलेट कंसंट्रेट, एसडीपीसी का मतलब है सिंगल डोनर प्लेटलेट कंसंट्रेट। तो रैंडम डोनर में क्या होता है, पूल्ड ब्लड लिया जाता है, 50 ml का एक पैक बनाया जाता है एंड इसे डिस्पेंस किया जाता है। क्योंकि क्वांटिटी बहुत कम होती है तो आपको 4 से 6 पैकेट की जरूरत पड़ती है पर ट्रांसफ्यूजन, अगर अडल्ट की बात कर रहे हो तो, और जो मोर और लेस 70 kg के आसपास होते हैं। बच्चों में अगर बात करें तो 10 ml पर kg से हम लोग ट्रांसफ्यूज करते हैं। अगर 20 kg का बच्चा है तो 200 ml लगेगा, मीन्स 4 पैक्स लगेगा। सिमिलरली अगर एसडीपीसी की बात करें, दैट इज सिंगल डोनर प्लेटलेट कंसंट्रेट, ये 200 ml का पैक आता है। जनरल टर्म्स में हॉस्पिटल्स में आपने सुना होगा जंबो पैक के नाम से।
तो ये जंबो पैक 1 यूनिट ही सफिशिएंट होता है। कम से कम 50,000 प्लेटलेट 1 यूनिट से बढ़ सकता है। तो ये सारी कुछ बातें थी प्लेटलेट को लेकर, इस डेंगू को लेकर। उम्मीद करता हूँ इस वीडियो के बाद आपको सारी बातें क्लियर हो गई होंगी। रह गई कुछ और बातें, अगर आपको पूछना हो, जानना हो तो हमें कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। हर बार की तरह आपको आंसर मिल जाएगा। थैंक यू।